हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सन विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21, जो कि रीजन टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका रीजन क्या है। तो पहला इसका जो पार्ट है, ऑफ द D4 स्पीसीज ऑफ क्रोमियम +2 इज strongly reducing while manganese +3 is strongly oxidizing। तो इसका हमें रीजन देना है कि क्यों ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, क्रोमियम +2 एंड Mn+3 जो है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। चलिए देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, है ना, तो क्रोमियम जो एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो एक्सेप्शनल केस होता है, इसमें ऑर्गन हो गया 18, उसके बाद आता है 3D एंड 4s। तो यहाँ से s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोमियम +2 की, तो क्रोमियम +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना है। तो इसमें डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और डी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और 4s में कितना 0 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, इसमें डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्रोमियम जो +2 चार्ज है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यही है, हमें इसी का रीजन देखना है। ये जो है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है और हमें रीजन यही देना क्यों ये ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर यहाँ से आप देखो क्रोमियम जो +2 है और अगर ये क्रोमियम +3 में चला जाए, है ना, क्रोमियम +2 से किसमें, क्रोमियम +3 में, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए इसमें क्रोमियम +2 का जो है वो 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0। अगर क्रोमियम +3 होगा तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 एंड 4s में होगा 0 इलेक्ट्रॉन, ओके। और अगर आपने पढ़ा होगा, अब इससे होगा क्या, देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो आपने अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है P2G एंड उसके बाद होता है Eg, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे T2G में, और ये क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, है ना, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यही रीजन है क्रोमियम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होकर स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये लिखेंगे, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्रोमियम +2 आयन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका रीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू एक्वायर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसका रीजन है। और आप चाहो तो इसमें ये बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। तो क्रोमियम +2 से +3 इसलिए जाए क्योंकि डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्टाहेड्रल पड़ा होगा, T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की ज़्यादा होती है। T2G में 3 ऑर्बिटल है, वो हाफ फील्ड होंगे और जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ओके। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है कि Mn जो है मैंगनीज, तो Mn पे +3 चार्ज है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये रिड्यूस होगा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Mn+2 में जाना चाहेगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Mn
प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या होगा 3D4s, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और डी से भी 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर Mn+2 की बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन का, तो इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दोनों का रीजन बहुत सिंपल है, Mn ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर किस में जाएगा, Mn+2 में, क्योंकि यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ फील्ड की ज़्यादा होती है। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके इसका रीजन आप लिख सकते हैं। 21 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, कोबाल्ट+2 इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड पार्ट का, यहाँ पर जो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट+2 वो इजिली क्या होगा, गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू कोबाल्ट+3, ठीक है, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ strong field ligands, SFL मतलब strong field ligands, and electron क्या होगा, get paired up and forming diamagnetic, ठीक है, diamagnetic octahedral complex due to high CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या होंगे, स्टेबिलिटी उनकी नोबल गैस में चली जाएगी, इसलिए ये चाहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये रीजन टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप पकड़ के जाइए और आएंगे तो इसी को आपको लिख देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है ना, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है क्योंकि इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने हैं और ये क्वेश्चन भी 1-2 बार बोर्ड में PYQ में पूछ चुके हैं, इसको भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन क्या है, what is mean by disproportionation, give 2 example of disproportionation reaction in aqueous solution। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। डेफिनेशन क्या है इसका, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, इसका डेफिनेशन क्या है, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी एग्जांपल नहीं देंगे, जो आपका DNA ब्लॉक्स है तो उसी से आप क्वेश्चन एग्जांपल आप सेलेक्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए CrO4-3 एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CrO4 क्रोमेट आयन में और क्रोमियम+3 में और 4H2। आप देखिए क्रोमियम का जो लिखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 6 में जा रहा है और यहाँ पर 5 से 3 में जा रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों क्रोमियम का ही हो रहा है, इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक हम मैग्नेट आयन के लेते हैं, देखिए MnO4 2- कन्वर्ट हो रहा है MnO4-7 में, तो यहाँ देखिए Mn का 7 ऑक्सीडेशन आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये MnO2 में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, तो रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है।
तो ये भी आप बना के जाइए, 1-2 बार बोर्ड में पूछा है 2 मार्क्स में, तो क्या पता इस बार भी आ जाए। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक का, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी रीजन टाइप क्वेश्चन है और इस चैप्टर से रीजन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो रीजन टाइप क्वेश्चन वहां पर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। पहला जो पार्ट है इसका, बोला है लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक इन नेचर, है ना। तो दो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उन मेटल की जो एबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, इसलिए लोअर ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर, जैसे MnO मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर है। एंड दूसरा जो है पॉइंट कि हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक और एम्फोटेरिक नेचर, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट रिड्यूस टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर बेसिक नेचर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उनकी होती है, और अगर वो एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर है दैट मीन्स वो रिड्यूस होने की उनकी टेंडेंसी होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें एग्जांपल आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जांपल बोला है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको पायरोलुसाइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होता है, और Mn2O7 ये होता है एसिडिक नेचर। ओके, चलिए इसमें जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में यहाँ से क्या दिया है, द ट्रांजिशन मेटल ऑक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड। ऑक्साइड और फ्लोराइड के टर्म इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई क्यों होता है, इसका रीजन है, ऐसा इंटेक्स में क्वेश्चन आया था। तो इसका रीजन है दिस इज बिकॉज ऑफ हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन और ऑक्सीजन को होता है, इसलिए इनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है हाई ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 है, Mn2O7 है, ऑस्मियम का फ्लोराइड है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और इसका जो थर्ड और लास्ट जो पार्ट है, बोला है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ऑक्सीजन ऑफ मेटल, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल, इसलिए जो ऑक्साइड होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे MnO4 है ना, पर मैंगनेट आयन +7 Mn का है, क्रोमेट आयन CrO4 2- +6 है, VO2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है सब ट्रांजिशन मेटल का। इसका ये वैलिड रीजन है और आएगा एग्जाम में तो आपको यही देना है। तो आई होप कुछ भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 26, ये भी अपने इससे पहले 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड था, तो एक बार ये फिर से आया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में बोर्ड में बन सकता है ना। 26 क्वेश्चन, इसमें इंडिकेट द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, एंड सेकेंड जो पार्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। तो ये हमने इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर इसके स्टेप आपको रिविजन करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप लिख देना और इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसका रिएक्शन। देखिए ये जो कंपाउंड है FeCr2O4, इस कंपाउंड का नाम है क्रोमाइट ओर, है ना, ये क्रोमाइट ओर इसी को बोलते हैं। और 8 मोल सोडियम कार्बोनेट और 7 मोल ऑक्सीजन से कराएंगे। यहाँ से जो कंपाउंड ये बना रहा है Na2CrO4, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, है ना, सोडियम क्रोमेट। ये नेम पता होना चाहिए ताकि स्टेटमेंट बनाने में आपको आसानी हो। तो स्टेटमेंट जरूर एक लाइन आप लिखिएगा, है ना। जैसे इसमें स्टेप ये लिख सकते हैं कि व्हेन क्रोमाइट ओर रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म सोडियम क्रोमेट अलोंग विथ फेरिक ऑक्साइड एंड 8 मोल CO2। और स्टेप 2 में क्या है कि वही आप फिर से सोडियम क्रोमेट लेंगे और एसिडिक मीडियम में यहाँ से ये जो कंपाउंड बना है Na2Cr2O7, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है ना। और उसके बाद इसको 2 मोल KCl से साथ करा देंगे तो यहाँ से आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम
डाइक्रोमेट, है ना, जो आपसे पूछ रहा है। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ये सॉल्ट होता है। ओके, ये इसका प्रिपरेशन हो गया। और सेकेंड जो है पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रिपरेशन। तो ये जो कंपाउंड है MnO2, इसी को बोलते हैं पाइरोलुसाइड, है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन में आए हैं ये प्रिपरेशन। पाइरोलुसाइड को 4 मोल KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से आपको K2MnO4 मिलेगा। और अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम मैंगनेट, है ना। और ये ग्रीन कलर का होता है, बोर्ड में कई बार MCQ में पूछा है कौन सा ग्रीन कलर का कंपाउंड है, तो पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4। और फिर इसी का आयनिक रिएक्शन दे दिया है यहाँ पर MnO4। जैसे अगर मैं बात करूँ K2MnO4 को आयनाइज करो तो 2 मोल K+ मिलेगा और MnO4 पे 2-, तो ये आयनिक रिएक्शन लिखा हुआ है। 4 मैंने एसिडिक से कराएगा तो यहाँ से आपको पोटेशियम पर मैंगनेट मिलेगा, इसका नाम है पर मैंगनेट आयन, और MnO2 और 2 मोल H2O। ये इसका आंसर हो गया। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, खासकर K2Cr2 और KMnO4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में आप डेफिनेटली बना के जाइए। कई बार बोर्ड में ये रिपीट करते हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आई होप ये जितना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है आप ये क्वेश्चन DNF ब्लॉक के जरूर करके जाइए, है ना। तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है थ्योरेटिकल वो आपसे बन जाएगा। चलिए बात करते हैं DNF ब्लॉक का लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो बन सकता है बोर्ड में, वो है 38 का, है ना। यहाँ से MCQ भी बनने के चांस है, MCQ भी यहाँ से बन सकता है इस टाइप क्वेश्चन में। तो 38 क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पेसीज। आपको यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और उनका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि सच में क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट यही है। तो चलिए 1 बाय 1 हम बात करें। इसमें जो आते हैं सेकंड पे, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा, +2, कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 3d6 एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। ये आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिए D में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है और D में आपको पता है कि D सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। और H2O जो होता है एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है। वीक फील्ड लिगेंड अगर है वहाँ पर पेयरिंग जो होगा ऑर्बिटल का नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट अकर, है ना। जब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आएगा, 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है √n+2 होता है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 और 4+2 और ये रूट में, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24, रूट का 24। ओके, और 24 का जब रूट निकालेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 8, इसका मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट है। ये हो गया कौन सा, सेकेंड पार्ट। और इसी में जो थर्ड इसमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट, है ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है Mn, और Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करेंगे तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। D यहाँ पर जो है वो हाफ फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर ऐसा। और यहाँ पर जो Cl होता है एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है। और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नॉट पेयरिंग, ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू सीधा सा आ जाएगा 5। और 5 मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, रूट में 35, है ना। तो 5.8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, या 5.9 आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली करना क्या था, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, उसके बाद उसमें जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो लिगेंड जो प्रेजेंट है वो कैसा लिगेंड है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है,
अगर वीक लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पर और 3d ऑर्बिटल जो है वो पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग करने के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू वही मैग्नेटिक मोमेंट में रख के इसको सॉल्व करना है। तो हमने डीएनए ब्लॉक के एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो कितना आपको आंसर लिखना चाहिए, इतने एटलीस्ट आप 100% इतने क्वेश्चन आप करके जाइए, और आपके बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है लगभग 95% या उससे ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बट ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाइए, आपका बोर्ड अच्छा जाएगा जो थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आने वाले हैं ना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।